हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों एवं शिक्षकों, मैं ऋषभ चंद्र शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास एकेडमी में। तो विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपने थर्ड पॉइंट केमिकल इक्वेशन के बारे में। और केमिकल इक्वेशन यानी कि रासायनिक समीकरण में हम 3 टॉपिक्स कवर करेंगे अपने। फर्स्ट टॉपिक है स्टेप्स टू राइट अ केमिकल इक्वेशन यानी कि रासायनिक समीकरण को लिखने के चरण। सेकंड पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्वेशन यानी कि रासायनिक समीकरण की विशेषताएं। एवं थर्ड पॉइंट हम कवर करेंगे लिमिटेशंस ऑफ केमिकल इक्वेशन यानी कि रासायनिक समीकरण की सीमाएं। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। और हाँ, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि इस चैनल पर अपलोड की गई हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। यदि आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। तो आइए समय बर्बाद ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो विद्यार्थियों, साइंस के चैप्टर फर्स्ट के अंतर्गत आज हम डिस्कस करेंगे रासायनिक समीकरण के बारे में यानी कि केमिकल इक्वेशन के बारे में। तो समझते हैं विद्यार्थियों कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो विद्यार्थियों, चैप्टर फर्स्ट के पार्ट 1 में हमने रासायनिक अभिक्रिया के बारे में डिस्कस किया था। हमने देखा था कि किसे रासायनिक अभिक्रिया कहा जाए। रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक पार्टिसिपेट करते हैं, उनके बीच में अंतरक्रिया होती है, तत्पश्चात किसका निर्माण होता है? उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट का निर्माण होता है। आज हम यह समझेंगे कि किसे रासायनिक समीकरण कहा जाए। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं, उन रासायनिक अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करने वाले पदार्थों को यदि हम अणुसूत्र यानी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला एवं प्रतीक यानी कि सिंबल्स से अगर हम व्यक्त करें, दोबारा से बोलें कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ हैं, जो सब्सटेंसेस हैं, अगर उनको हम अणुसूत्र यानी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला एवं जो प्रतीक यानी कि सिंबल्स हैं, अगर उसके द्वारा प्रदर्शित करें पदार्थों को, तो उसे कहा जाता है रासायनिक समीकरण यानी कि केमिकल इक्वेशन। तो विद्यार्थियों, कंक्लूड करके हम इस प्रकार कह सकते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ हैं यानी कि जो सब्सटेंस हैं, अगर उनको हम अणुसूत्र और प्रतीकों के माध्यम से प्रदर्शित करें तो यह रासायनिक समीकरण कहलाता है। विद्यार्थियों, अब इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया हुआ है कि यदि कार्बन को अगर हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाएं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर कार्बन को दहन करें, जलाएं, तो हमें किस पदार्थ की प्राप्ति होती है? कार्बन डाइऑक्साइड पदार्थ की प्राप्ति होती है। यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के अणु सूत्रों को समझाया हुआ है। कार्बन को सिंबल C से और ऑक्सीजन को सिंबल O से प्रदर्शित किया गया है, एवं कार्बन डाइऑक्साइड को जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है उसको CO2 से प्रदर्शित किया गया है। तो विद्यार्थियों, ये जो एक समीकरण है वो रासायनिक समीकरण का एग्जाम्पल है। एक नेक्स्ट एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पर समझाया हुआ है कि जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड को आपस में मिला दिया जाए तो किन पदार्थों की प्राप्ति होती है? जिंक सल्फेट एवं हाइड्रोजन पदार्थ की प्राप्ति होती है। विद्यार्थियों, अब हम नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं कि जो ये तीर का निशान है जिसको रासायनिक समीकरण में इस्तेमाल किया जाता है, ये जो तीर का निशान है, ये जो एरो साइन है, इस एरो साइन के लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या लिखते हैं विद्यार्थियों? अभिकारक लिखते हैं यानी कि रिएक्टेंट्स लिखे जाते हैं। और इस तीर के निशान यानी कि एरो साइन के राइट हैंड साइड में क्या लिखे हुए होते हैं? उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट लिखे हुए होते हैं। और रासायनिक समीकरण में जो ये तीर का निशान है, ये जो एरो साइन है, वो क्या प्रदर्शित करता है विद्यार्थियों? वो प्रदर्शित करता है अभिक्रिया की दिशा को। किसको प्रदर्शित करता है विद्यार्थियों? अभिक्रिया की दिशा को, यानी कि जो डायरेक्शन है किसी भी केमिकल इक्वेशन की, उसको प्रदर्शित करता है, उसको व्यक्त करता है कौन? ये एरो साइन। अब विद्यार्थियों, इसे एक उदाहरण के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं कि किन्हें अभिकारक यानी कि रिएक्टेंट्स कहा जाए एवं किन्हें प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद कहा जाए। तो ऊपर मैंने 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं। इस वाले रासायनिक समीकरण में जो कार्बन एवं ऑक्सीजन है, वो आपके हैं रिएक्टेंट्स यानी कि अभिकारक, जो कि इस एरो साइन के लेफ्ट हैंड साइड में लिखे हुए हैं। इस एरो साइन के राइट हैंड साइड में जो उत्पाद लिखा हुआ है, जो प्रोडक्ट है, वो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है। तो इस वाले एग्जाम्पल में जो तीर के यानी कि एरो साइन के लेफ्ट हैंड साइड में जो कार्बन और ऑक्सीजन लिखे हुए हैं, वो आपके रिएक्टेंट्स हैं यानी कि अभिकारक हैं,
एवं इस एरो साइन के राइट हैंड साइड में जो कार्बन डाइऑक्साइड लिखा हुआ है जो कि कौन है, प्रोडक्ट है यानी कि उत्पाद है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम समझते हैं कि जो जिंक एवं सल्फ्यूरिक एसिड है वो इस एरो साइन के लेफ्ट हैंड साइड में लिखे हुए हैं जो कि हैं आपके रिएक्टेंट्स यानी कि अभिकारक, एवं इस एरो साइन के राइट हैंड साइड में जो जिंक सल्फेट एवं हाइड्रोजन लिखे हुए हैं वो आपके रासायनिक समीकरण में कौन है बच्चों, उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट हैं। तो विद्यार्थियों, रासायनिक समीकरण टॉपिक के अंतर्गत हम आगे बढ़ते हैं और यह समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार रासायनिक समीकरण को लिखा जाए, अर्थात रासायनिक समीकरण को लिखने के क्या चरण होते हैं, क्या स्टेप्स होते हैं। आइए विद्यार्थी समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट है कि किसी भी रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए सबसे पहले किन को लिखा जाता है विद्यार्थियों, अभिकारक। जी हाँ, अभिकारक यानी कि रिएक्टेंट्स जो होते हैं उनको सबसे पहले लिखा जाता है। देन उसके बाद क्या किया जाता है, एरो साइन लगाया जाता है यानी कि जो तीर का चिन्ह है वो लगाया जाता है, और उसके तत्पश्चात किन को लिखा जाता है विद्यार्थियों, उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट को लिखा जाता है। अभी कुछ समय पहले मैंने आपको बताया है कि कार्बन और ऑक्सीजन जब आपस में संयोग करते हैं तो किस पदार्थ की प्राप्ति होती है, कार्बन डाइऑक्साइड पदार्थ की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर जो तीर का साइन है, जो ये एरो सिंबल है, एरो साइन जो है, इसके लेफ्ट हैंड साइड में जो कार्बन और ऑक्सीजन है वो आपके रिएक्टेंट्स हैं। ठीक है, कार्बन एवं ऑक्सीजन है वो आपके रिएक्टेंट्स हैं, एवं कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, आपका प्रोडक्ट है। तो किसी भी रासायनिक समीकरण को लिखने से पहले यानी लिखने के लिए हमको क्या करना होता है, सबसे पहले अभिकारक लिखे जाते हैं, उसके बाद एरो साइन लगाया जाता है, देन उसके बाद क्या लिखा जाता है, आपका प्रोडक्ट लिखा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि यदि अभिकारक यानी कि रिएक्टेंट्स एवं उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट अगर एक से ज़्यादा हैं, यानी कि एक से ज़्यादा नंबर में अगर आपके अभिकारक और उत्पाद हैं तो उनके लिए क्या किया जाता है, उनके बीच में किस सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है, धन चिन्ह यानी कि जो पॉजिटिव साइन है उसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन। तो यहाँ पर जो अभिकारक है जिंक एवं सल्फ्यूरिक एसिड वो एक से ज़्यादा हैं, अभिकारक क्या है, एक से ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर हम किस चिन्ह का इस्तेमाल करेंगे, पॉजिटिव साइन यानी कि धन चिन्ह का इस्तेमाल करेंगे। तीर के अगर राइट हैंड साइड की अगर हम बात करें तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन दो उत्पाद हैं जो कि एक से ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर भी हम किस चिन्ह का इस्तेमाल कर रहे हैं, धन चिन्ह का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो विद्यार्थियों, सेकंड पॉइंट में आपको यह बताया गया है कि यदि अभिकारक एवं उत्पाद यानी कि रिएक्टेंट्स एवं प्रोडक्ट अगर एक से ज़्यादा हैं तो वहाँ पर आप किस सिंबल का इस्तेमाल करेंगे, पॉजिटिव साइन यानी कि धन चिन्ह का इस्तेमाल करोगे। नेक्स्ट पॉइंट है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसी चैप्टर के पार्ट 1 में हमने द्रव्यमान संरक्षण का नियम डिस्कस किया था। वहाँ मैंने आपको बताया था कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक होते हैं यानी कि जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनका टोटल मास यानी कि उनका कुल द्रव्यमान किसके बराबर होता है, अभिक्रिया के तत्पश्चात बनने वाले उत्पादों का जो कुल द्रव्यमान होता है उसके बराबर होता है। और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो ये नियम है द्रव्यमान संरक्षण का वो फॉलो होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि किसी भी रासायनिक समीकरण में जो कुल परमाणुओं की संख्या होती है यानी कि अभिकारक में जो परमाणु इस्तेमाल किए गए हैं जैसे कि कार्बन एवं ऑक्सीजन, तो यहाँ पर जो कुल परमाणुओं की संख्या है वो समान रहती है अभिकारक एवं उत्पादों में। अगर समान नहीं है, सपोज कीजिए कि अगर समान नहीं है तो वो एक कैसा रासायनिक समीकरण है, असंतुलित यानी कि नॉन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, असंतुलित रासायनिक समीकरण है। तो विद्यार्थियों, अगर असंतुलित रासायनिक समीकरण है तो उसे हमें क्या करना पड़ता है, संतुलित करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है। और बैलेंस हम किस प्रकार से करें, हम यहाँ पर जो अभिकारक हैं, यहाँ पर जो अभिकारक हैं और जो उत्पाद हैं उनकी परमाणुओं की संख्या को घटाकर बढ़ाकर हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। तो रासायनिक समीकरण को अनुमान विधि, रासायनिक समीकरण को अनुमान विधि यानी कि इंग्लिश की अगर हम बात करें तो हिट एंड ट्रायल मेथड से रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। विद्यार्थियों, इस टॉपिक के बाद, रासायनिक समीकरण के बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है, किस प्रकार आप अनुमान विधि यानी कि हिट एंड ट्रायल मेथड का इस्तेमाल करते हैं। विद्यार्थियों, नेक्स्ट पॉइंट है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के पश्चात सबसे पहले जो रासायनिक समीकरण होता है, कोई भी केमिकल इक्वेशन जो होती है वो बैलेंस नहीं होती है। अगर वो बैलेंस नहीं है
तो उसको पहले बैलेंस किया जाता है अनुमान विधि के द्वारा, हिट एंड ट्रायल मेथड के द्वारा। तो संतुलित करने के पश्चात अब हमारा जो केमिकल इक्वेशन है, जो रासायनिक समीकरण है, वो हो चुका है बैलेंस। उसको बैलेंस करने के बाद क्या किया जाता है, जो अभिकारक और जो उत्पाद हैं, तीर के निशान के लेफ्ट हैंड साइड में जो अभिकारक लिखे हुए हैं एवं तीर के राइट हैंड साइड में जो उत्पाद लिखे हुए हैं, उनकी जो फिजिकल स्टेट्स हैं, यानी कि जो भौतिक अवस्थाएं हैं, उनको लिखा जाता है। विद्यार्थियों, आपको पता है कि जो किसी भी पदार्थ की जो अवस्था होती है, यानी कि जो स्टेट्स जो होती हैं किसी पदार्थ की, 3 अवस्थाएं होती हैं, 3 भौतिक अवस्थाएं होती हैं विद्यार्थियों। पहली है ठोस, दूसरी है द्रव और तीसरी है गैस। किसी भी पदार्थ के 3 भौतिक अवस्थाएं होती हैं। इस रासायनिक समीकरण में ठोस के लिए S, द्रव के लिए L और गैस के लिए G सिंबल का इस्तेमाल हम करते हैं। विद्यार्थियों, इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन दोनों जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन जो है वो सॉलिड स्टेट में है, यानी कि ठोस अवस्था में है। तो इसके लिए यहाँ पर हमने किस सिंबल का इस्तेमाल किया है, S सिंबल का इस्तेमाल किया है। ऑक्सीजन जो है वो गैस स्टेट में है। तो गैस स्टेट में जब, यानी कि गैसीय अवस्था में जब कोई एलिमेंट होता है तो उसके लिए हम G सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर तीर के राइट हैंड साइड में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी किस स्टेट में है, गैस स्टेट में है। तो यहाँ पर भी हम किस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, G सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। नोट डालकर मैंने एक चीज़ को लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है विद्यार्थियों, कि यदि अभिकारक और उत्पाद, यानी कि जो रिएक्टेंट्स एवं प्रोडक्ट होते हैं, अगर वो जलीय विलयन में हैं, यानी कि अभिकारक और उत्पाद अगर जल में घुले हुए हैं, तो इस स्थिति में हम किस सिंबल का इस्तेमाल करेंगे, AQ, यानी कि एक्वस सिंबल का इस्तेमाल हम करते हैं। विद्यार्थियों, इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि यदि कैल्शियम ऑक्साइड एवं जल, कैल्शियम ऑक्साइड एवं जल की जब रिएक्शन करवाई जाती है तो किस पदार्थ की प्राप्ति होती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इस तीर के निशान के लेफ्ट हैंड साइड में जो कैल्शियम ऑक्साइड और जल लिखे हुए हैं, जो वाटर है, वो आपके रिएक्टेंट्स हैं। और इस तीर के निशान के राइट हैंड साइड में जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो क्या है, आपका प्रोडक्ट है। तो कैल्शियम ऑक्साइड किस स्टेट में होता है, सॉलिड स्टेट में होता है, यानी कि ठोस अवस्था में होता है। तो यहाँ पर हमने किस सिंबल का इस्तेमाल किया है, S सिंबल का इस्तेमाल किया है। जो जल होता है, यानी कि जो वाटर है, वो किस स्टेट में होता है विद्यार्थियों, लिक्विड स्टेट में होता है। लिक्विड स्टेट में, यानी कि द्रव अवस्था में होने के कारण यहाँ पर हमने किस सिंबल का इस्तेमाल किया है, स्मॉल L सिंबल का इस्तेमाल किया है। तीर के निशान के राइट हैंड साइड में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिखा हुआ है। ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है ये किस स्टेट में होता है, किस स्टेट में होता है, एक्वस स्टेट में होता है। तो यहाँ पर हमने किस सिंबल का इस्तेमाल किया है, AQ, यानी कि जब कैल्शियम ऑक्साइड में जब पानी मिलाते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर जो उत्पाद है वो किस अवस्था में है, एक्वस अवस्था में है, यानी कि जो अभिकारक है वो जल में घुला हुआ है। तो विद्यार्थियों, नेक्स्ट पॉइंट है कि यदि आपकी कोई भी केमिकल रिएक्शन यदि उत्क्रमणीय है, देखो वैसे तो हम आगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा समझने का प्रयास करें कि यदि आपकी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया उत्क्रमणीय है, यानी कि रिवर्सिबल केमिकल इक्वेशन अगर आपकी है, रिवर्सिबल केमिकल इक्वेशन अगर है, तो उसको तीर के निशान पर इस प्रकार का तीर का निशान, इस तरह का सिंबल इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब ये होता है कि यदि इसका मतलब ये होता है कि आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट एवं प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट की प्राप्ति कर सकते हैं, यानी कि अभिकारक से उत्पाद एवं उत्पादों से अभिकारकों की प्राप्ति की जा सकती है उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में। लेकिन सेकंड है अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। तो अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में आप इस वाले तीर का इस्तेमाल करेंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पर इस वाले एग्जाम्पल में किया हुआ है। इस वाले एग्जाम्पलों में जो जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड है उससे हमको जिंक सल्फेट एवं हाइड्रोजन की प्राप्ति हो रही है। तो यहाँ पर जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड को मिलाकर जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बन रहा है, लेकिन जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन से वापस आप जिंक एवं सल्फ्यूरिक एसिड की प्राप्ति नहीं कर सकते, यानी कि ये वाली जो केमिकल इक्वेशन है वो एक ही डायरेक्शन में आपकी जाएगी। तो ये कैसी केमिकल इक्वेशन है, ये अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है, नॉन रिवर्सिबल केमिकल इक्वेशन है।
तो अगर नॉन रिवर्सिबल केमिकल इक्वेशन हो तो आप इस प्रकार के तीर का इस्तेमाल करेंगे, और अगर आपकी जो केमिकल रिएक्शन है अगर उत्क्रमणीय है यानी कि रिवर्सिबल है तो आप किस तीर का इस्तेमाल करेंगे, इस वाले तीर का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, अभिक्रिया संपन्न होने पर अगर आपके कोई भी केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद जो तीर का निशान है उस तीर के निशान के ऊपर ताप एवं दाब, जो हीट, जो टेम्परेचर एंड प्रेशर जो होता है उसको इस तीर के निशान के ऊपर लिखा जाता है। जैसे मैंने इस वाले एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, इस वाले एग्जाम्पल में आपका जो हीट है वो 70 किलो कैलोरी चाहिए होता है, तो तीर के निशान के ऊपर आपको क्या लिखना पड़ता है विद्यार्थियों, हीट एंड प्रेशर यानी कि ताप एवं दाब। नेक्स्ट पॉइंट है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जिसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है, एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया जिसको एंडोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। तो यदि आपकी कोई भी केमिकल इक्वेशन, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया अगर ऊष्माक्षेपी है यानी कि एंडोथर्मिक है तो उसमें होता क्या है, हीट आपकी रिलीज होती है। क्या होती है, हीट आपकी रिलीज होती है, यानी कि ऊष्मा की जो मात्रा है हीट क्या होती है, रिलीज होती है। तो इस वाले केमिकल इक्वेशन में आप समझ सकते हैं हीट रिलीज होती है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लास्ट में बिल्कुल केमिकल इक्वेशन के सबसे लास्ट में हम क्या करते हैं, प्लस का साइन लगाकर ऊष्मा की मात्रा लिखी जाती है किलो कैलोरी प्रति मोल में। किसमें विद्यार्थियों, किलो कैलोरी प्रति मोल में। अगर आपकी कोई भी केमिकल इक्वेशन, कोई भी केमिकल रिएक्शन कैसी है, ऊष्माशोषी है यानी कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो वहाँ पर माइनस का साइन लगाकर क्या लिखा जाता है, ऊष्मा की मात्रा को लिखा जाता है। जैसा कि मैंने यहाँ पर इस वाले एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, सबसे लास्ट में देख लीजिए आप, यहाँ पर मैंने ऊष्मा की मात्रा को लिखा हुआ है 21.6 किलो कैलोरी प्रति मोल में। तो अगर आपकी कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर ऊष्माक्षेपी है यानी कि एंडोथर्मिक है तो उसमें हीट रिलीज होती है, वहाँ पर प्लस का साइन लगाकर ऊष्मा की मात्रा को लिख दिया जाता है। नेक्स्ट आपका जो अगर रासायनिक अभिक्रिया, कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर आपकी कैसी है, ऊष्माशोषी है यानी कि एंडोथर्मिक है, तो वहाँ पर माइनस का साइन लगाकर ऊष्मा की मात्रा को लिख दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है कि यदि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में कोई भी उत्प्रेरक का इस्तेमाल किया गया है, विद्यार्थियों आपको पता होगा कि उत्प्रेरक वो होते हैं जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को या तो बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया के जो द्रव्यमान होता है यानी कि उत्पादों का जो द्रव्यमान होता है उसका वो परिवर्तित नहीं करते हैं। बहुत ही सूक्ष्म मात्रा रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्प्रेरकों की इस्तेमाल की जाती है। उत्प्रेरकों को इंग्लिश में कैटालिस्ट कहा जाता है। तो अगर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरकों का इस्तेमाल किया गया है तो उन उत्प्रेरकों को इस तीर के निशान के ऊपर इस तरह से लिखा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एथीन में अगर आप हाइड्रोजन मिलाएं, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, एथीन का हाइड्रोजनीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है, हाइड्रोजनीकरण हो रहा है। तो अगर एथीन में अगर आप हाइड्रोजन मिलाएं तो किस पदार्थ की प्राप्ति होती है, एथेन पदार्थ की प्राप्ति होती है। किसकी विद्यार्थियों, एथेन पदार्थ की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर तीर के निशान के ऊपर हमने किस उत्प्रेरक का इस्तेमाल किया है, निकेल एवं कॉपर, दो उत्प्रेरकों का इस्तेमाल किया है। तो विद्यार्थियों ये थे आपके रासायनिक समीकरण को लिखने के चरण यानी कि स्टेप्स। दीज आर द स्टेप्स टू राइट अ केमिकल इक्वेशन। तो विद्यार्थियों रासायनिक समीकरण के अंतर्गत ही नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रासायनिक समीकरण की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो विद्यार्थियों किसी भी रासायनिक समीकरण की क्या विशेषताएं होती हैं, अर्थात अगर किसी भी रासायनिक समीकरण को आप देखें तो उस रासायनिक समीकरण से आपको क्या क्या जानकारियां प्राप्त हो सकती हैं, उनको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है कि अभिकारक और उत्पाद जो कि रासायनिक अभिक्रिया में, अभिकारक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं और रासायनिक अभिक्रिया में जब अभिकारक भाग लेते हैं तो उनमें जो रिएक्शंस होती हैं उनके तत्पश्चात किसका निर्माण होता है, उत्पाद का निर्माण होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक और उत्पाद होते हैं उनकी संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो जाती है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया यानी कि केमिकल रिएक्शन को देखकर। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को देखकर यह पता कर सकते हैं कि अभिकारक एवं उत्पादों में के अणुओं की संख्या कितनी है, अभिकारक एवं उत्पाद के अणुओं की संख्या कितनी इस्तेमाल की गई है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में। और आप किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को देखकर यह पता लगा सकते हैं कि अभिकारक एवं उत्पादों का द्रव्यमान कितना इस्तेमाल किया गया। तो इस तरह की चीज़ें आप किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को देखकर पता कर सकते हैं। ये आपकी पहली विशेषता थी, ये आपकी पहली कैरेक्टरिस्टिक्स थी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की।
नेक्स्ट है कि आप किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को देखकर यह पता लगा सकते हैं कि आपके जो अभिकारक एवं उत्पाद हैं उनकी फिजिकल स्टेट क्या है, वो किस भौतिक अवस्था में है। कुछ समय पहले मैंने आपको बताया था कि किसी भी पदार्थ की 3 भौतिक अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव एवं गैस। ठोस के लिए स्मॉल s, द्रव के लिए स्मॉल l एवं गैस के लिए स्मॉल g का इस्तेमाल किया जाता है। तो भौतिक अवस्थाओं की जानकारी आप किसी भी रासायनिक समीकरण को देखकर प्राप्त कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है कि ताप, दाब एवं उत्प्रेरक, अगर टेम्परेचर, प्रेशर एवं कैटलिस्ट का इस्तेमाल अगर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में किया गया है तो इनकी जानकारी आप किसी भी रासायनिक समीकरण को देखकर पता कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि ताप, दाब और उत्प्रेरक हमेशा तीर के निशान के ऊपर लिखे जाते हैं। अगर आपकी कोई भी केमिकल रिएक्शन ऊष्माशोषी है या ऊष्माक्षेपी है, यानी कि आप ये पता कर सकते हैं कि आपकी रासायनिक समीकरण में हीट रिलीज हो रही है या हीट एब्जॉर्ब हो रही है, यानी कि ऊष्मा की जो मात्रा है वो बाहर निकल रही है या ऊष्मा की मात्रा अंदर आ रही है। इसकी जानकारी आप किसी भी रासायनिक समीकरण को देखकर लगा सकते हैं। यानी कि आप ये पता कर सकते हैं कि आपका जो केमिकल इक्वेशन है वह ऊष्माशोषी अभिक्रिया का है या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का है। नेक्स्ट पॉइंट है, लास्ट है कि आप अपने किसी भी रासायनिक समीकरण को देखकर यह पता लगा सकते हैं कि आपका जो केमिकल इक्वेशन है वो उत्क्रमणीय है या अनुत्क्रमणीय है, यानी कि केमिकल रिएक्शन कैसी है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है यानी कि रिवर्सिबल केमिकल इक्वेशन है या नॉन रिवर्सिबल केमिकल इक्वेशन है। तो ये सारी की सारी जो जानकारियाँ थी, ये सारी जो विशेषताएं थी, ये किसी भी रासायनिक समीकरण थी। यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं किसी भी रासायनिक समीकरण की सीमाएं, यानी क्या लिमिटेशंस हैं, किन किन जानकारियों को आप प्राप्त नहीं कर सकते किसी भी रासायनिक समीकरण को देखकर। तो उत्पाद और अभिकारक के बारे में आप संपूर्ण जानकारी, टोटल इन्फॉर्मेशन आप नहीं प्राप्त कर सकते। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अणुओं की संख्या और द्रव्यमान जो अभिकारक और उत्पाद के हैं इनकी तो प्राप्त कर सकते हो, लेकिन कुछ ऐसी जानकारियां होती हैं उनको आप प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि अभिकारक और उत्पाद की जो सांद्रता है, कंसंट्रेशन, उत्पाद और अभिकारक की जो सांद्रता है, जो कंसंट्रेशन है, आप किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को देखकर ये नहीं प्राप्त कर सकते कि अभिकारक और उत्पादों के जो कंसंट्रेशन है वो कितना है। तो विद्यार्थियों, ये था रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण की विशेषताएं हमने समझी, रासायनिक समीकरण की सीमाएं हमने समझी और रासायनिक समीकरण को किस तरह से लिखा जाए, क्या स्टेप्स होते हैं, क्या चरण होते हैं किसी भी रासायनिक समीकरण के। इस वीडियो में हमने इन सब बातों को समझा। तो विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूँ आज का पढ़ा हुआ आपके समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अपने डाउट शेयर करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।